नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की बेहद लोकप्रिय कहानी दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसका सीधापन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से दिखाई देता है और छाया ही रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग कर लेते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कभी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। एतएव इसका स्थान गधे से नीचे है। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में बहुत चारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय क्या करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है, हम यह कह तो नहीं सकते हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफसी, कुछ हल्की सी रहती है, फिर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन में रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नान में खुली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक अगर मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। वे समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा,
या बुरा लगा, ये कौन जानता है। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगा देते थे, मारता तो दोनों सींगे नीची करके हुंकारते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारे सिवा और किसी को अपना मालिक नहीं समझा, तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी सा हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और वहीं लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहा तोड़ डाले और घर की तरफ चले गए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो क्या देखता है कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्होंने उसे गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के वहां जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां ले आया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने भी समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के कोई आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ही न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वह जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते भला? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं ना। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते भला? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं हैं। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले वहां से। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए या मरे। वही हुआ। मजदूर की बड़ी ताकीद की गई, बैलों को खाली सूखा और भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाल के आजा। ना दादा, पीछे से तुम उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह थोड़ा ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया।
और फिर वही सूखा घास डाल दिया। अपने दोनों बलों को खाली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की झाड़ से छूता भी न था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक न उठाई गई। दूसरे दिन भी चला गया। बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की तो कसम ही खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों के पाँव न उठा। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरे की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती को बेहद गुस्सा आ गया और वह काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार कहाँ तक से बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो मजा चखा दूं इन्हें। बड़े लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा ही दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि इसने उन्हें उस वक्त मारपीट से नहीं मारा, नहीं तो मोती पलट पड़ता और उसके तेवर देखा गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भलमनसाहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लकड़ी और एक प्यारी सी छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में लेकर चली। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से भी इनकी भूख नहीं मिट सकी। आखिर मिटती भी कैसे। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की ही थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों में से उसकी थोड़ी सी आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों के दोनों गाल सूखा भूसा खाकर भी उतने दुर्बल ना हुए थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो मुझसे सहा नहीं जाता हीरा। हीरा ने कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, वह उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं क्या? वही तो इस लड़की को बेहद मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो क्या तुम? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें क्या? हाँ, यह मैं स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन इतनी मोटी रस्सी भला टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में चली जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में आती ही न थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की वहां से निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है
कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। अरे कोई उन्हें पकड़ो, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भाग गए। गया ने बहुत पीछा किया और फिर तेज तेज हुआ। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर भागा और लौटा। दोनों मित्रों को भागने के इस बीच मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी उन्हें ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ कोई पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है हम राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था ना। उसे मार गिराते तो दुनिया हमें क्या कहती? वह हमें धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट भी लेते रहते थे, कोई आता तो नहीं है ना। जब उनका पेट भर गया, दोनों ने बेहद आजादी का अनुभव किया। दो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींगें मिलाई और एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में भी गिर गया। तब उसे क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से वहीं भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो वह बेचारा किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डॉकता हुआ चला आ रहा है। हाँ हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे थे। सांड पूरा का पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती थी। इन्हीं की तरफ जो आ रहा था, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, क्या जान बचेगी? कोई उपाय सोचो ना। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरज़ू विनती न सुनेगा तो क्यों ना भाग चले। भागना तो कायरता है ना, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो ना, जल्दी जल्दी। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करते हैं। मैं आगे से रंगेत देता हूँ, तुम पीछे से रंगेत दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का ही आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेत दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ही न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि पीछे से मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींगे भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींगे चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर वहां से भाग गया और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ा। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते हुए चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बचा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना।
ये कोई अच्छी बात नहीं है। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मानना चाहिए कि फिर वो कभी न उठे। अब घर कैसे पहुंचोगे, पहले ये सोचो। पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। सामने ही मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में घुस गया था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। बेचारा पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि उसका संगी संकट में है, तो वो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में न आता था कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वहां कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे। पर किसी के सामने भी कोई चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते थे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं देता था। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे उन्हें क्या तृप्ति होती। रात को भी जब भोजन न मिला तो हीरे के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। मोती से बोला, अब मुझसे रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल जाएंगे। तो आओ दीवार तोड़ डालते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो एक मिट्टी का चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवारें पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का जो चौकीदार है वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उद्दटपन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई ना, क्या मिला तुम्हें? अपने बूते भर जोर तो मार दिया ना। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना ही पड़े। कुछ परवाह नहीं है, यूं भी मरना ही है। सोचो दीवार गिर जाती तो कितनी ही जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान भी नहीं है। दो चार दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ला मैं भी थोड़ा जोर लगा देता हूँ। मोती ने भी दीवार में सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो उसकी भी हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह से जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से ही लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार फिर से गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। फिर बकरियां निकल गईं। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है ना। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं हमारी भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा,
तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो क्या? हीरा, हम और तुम इन तीनों एक साथ रहे हैं। आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी। लोग समझ जाएंगे यह सब तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़े, उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो हमें आशीर्वाद देंगे ना। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। तब अपने बंधु के पास आकर वहां सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारी में जैसे खलबली ही मच गई। इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या हुआ वहां। बस इतना ही काफी है कि मोती की तो खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था और यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां भी निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र वहां से निकाले गए और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का खरीदार भला कौन हो सकता है? सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा भी अत्यंत कठोर, वहां आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। वह कौन है, वह क्यों है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ही न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और अपना सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नहा के भागे, अब तो जान भी न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों ही बराबर है। चलो, अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब हमें न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी चाल धीमी हो जाने पर बेहद डंडा मारता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर बेहद प्रसन्न थे, चिकने और चपल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था ना इनका। पर हम कितने स्वार्थी हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। उन्हें हमारी चिंता होनी चाहिए। उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े हैं और कितने दुखी हैं। वे ऐसा सोचते हुए आगे बढ़े। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर गया था। ये वही खेत है, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान और सारी दुर्बलता गायब हो गई। ओह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पर फूल चलाया आया करते थे और यही वह कुआं था। मोती ने कहा, हमारा घर तो नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की बड़ी दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ। क्या यह जाने देगा? इसे तो मैं यही मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से आगे हम ना जाएंगे।
दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, यह तो मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हुए? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे ना। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा मैं। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर ही खड़े हैं। दड़िया चिल्लाकर और झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल थोड़ा पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागने लगा। मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर ही वह रुका, पर खड़ा खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर से खड़ा खड़ा धमकी दे रहा था और गालियां भी निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता वहीं रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और बेहद हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार न बैठो। अब ना आएगा। आएगा तो दूर से ही बेहद खबर लूंगा। देखूं कैसे हमें लेकर जाता है। जो गोली मरवा दे तो मर जाऊंगा, पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान कोई जान ही नहीं समझता है, इसीलिए कि हम सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र उसे खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने आकर दोनों बैलों के माथों को चूम लिया। दोनों बैलों को बहुत दिनों बाद ये प्यार मिला था। अब वे बेहद खुश थे और अपने घर आकर उन्हें शांति का अनुभव हो रहा था। इस तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपने आज सुनी मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय कहानी दो बैलों की कथा। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।